नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने एक बेसिक परिचय देखा, फिर कृषि और उद्योग व शिल्प हमने देख लिए थे। ठीक है, उससे आगे का आगे की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि आगे के जो भाग हैं वो हम आज पढ़ेंगे और कल भी मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का ही भाग चलेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम व्यापार वाणिज्य को जो है पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य आज की ये हेडिंग रहेगी और फिर हम उसमें आगे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दें, मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य। मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य, ठीक है। मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की बात करें तो विद्यार्थियों, दो प्रकार का व्यापार यहाँ पे होता था, एक घरेलू व्यापार और एक विदेशी व्यापार भी होता था। ठीक है, तो हम इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे हम घरेलू व्यापार, है ना, घरेलू व्यापार। और एक था विदेशी व्यापार, है ना, विदेशी व्यापार। घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार, दो प्रकार का व्यापार होता था मौर्य काल में। घरेलू व्यापार जो होता था वो एक शहर से दूसरे शहर के बीच, एक गांव से दूसरे गांव के बीच, या एक गांव से शहर या शहर से गांव के बीच में स्थल मार्ग के माध्यम से और विभिन्न वस्तुओं का होता था। ठीक है, वहीं विदेशी व्यापार जो था वो विभिन्न देशों के साथ में होता था, मध्य एशिया, फारस, सीरिया, यूनान, इनके साथ होता था, जिसमें स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता था। मगर जल मार्ग का प्रयोग यहाँ पे अधिक होता था, यहाँ पे स्थल मार्ग का ही प्रयोग होता था, लगभग स्थल मार्ग का ही प्रयोग होता था। जल मार्ग का उल्लेख वैसे कौटिल्य करता जरूर है ना, और स्ट्राबो भी करता है, कौटिल्य भी करता है, लेकिन अधिकतर व्यापार जो होता था स्थल मार्ग से ही होता था। ठीक है, और जो मुद्रा विनिमय का जो माध्यम था इस समय, वो वस्तु विनिमय था। मुद्रा प्रणाली विकसित जरूर थी, लेकिन मुद्रा का मूल्य तय नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय के माध्यम से ही व्यापार होता था। ठीक है, और कौन कौन से व्यापारिक जो है मार्ग थे और क्या मुद्रा थी, वो सब हम करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, फिर हम एक एक व्यापार की बात करें, घरेलू व्यापार की, फिर विदेशी व्यापार की, है ना। उस प्रकार से जो है हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बेसिक सी बात बताऊं तो बेसिक क्या, चलो हम एक हेडिंग डाल देते हैं, घरेलू व्यापार, है ना। इसको आप उतारें और घरेलू व्यापार हेडिंग डाल के, और उसमें फिर हम लिखते हैं विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, पहले घरेलू व्यापार पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, घरेलू व्यापार, घरेलू व्यापार। ठीक है, घरेलू व्यापार की बात करूं मैं साथियों, तो जैसा कि मैंने अभी बोल के बताया वही बातें हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं लिखेंगे, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर व शहर से शहर के मध्य विभिन्न वस्तुओं का, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार स्थल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब देखो ये क्या सिस्टम है, मैं आपको एक बार बताऊं। जैसे ये गांव है कोई और ये कोई शहर है, ठीक है, तो गांव का शहर के साथ होता था और शहर का गांव के साथ होता था। ये कोई एक और गांव है ना, तो ये गांव का गांव के साथ भी होता था, गांव का शहर के साथ भी होता था, या शहर का गांव के साथ भी होता था। इसी प्रकार यहाँ पे ये एक और शहर है कोई, तो शहर का शहर के साथ होता था, है ना, और शहर का गांव के साथ भी होता था।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मतलब गांव के साथ, गांव का शहर के साथ, शहर का गांव के साथ और शहर का शहर के साथ। ठीक है, ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, स्थल मार्ग से होता था। जल मार्ग का उल्लेख वैसे कौटिल्य और जो है स्ट्राबो दोनों करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता था, है ना। तो अब कहीं न कहीं बात हुई है तो सीधी सी बात है, जहाज बनाए जाते थे तो उनका उपयोग भी किया जाता होगा, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कौटिल्य कौटिल्य व स्ट्राबो कौटिल्य व स्ट्राबो जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का अधिकार होना मानते हैं, अधिकार होना बताते हैं। ठीक है, अधिकार होना बताते हैं, ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि कौटिल्य व स्ट्राबो जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का अधिकार होना बताते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हो सकता है कि जल मार्ग भी यहाँ पे रहा होगा, लेकिन स्थल मार्ग से अधिक व्यापार होता था, है ना। स्थल मार्ग से होता था, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इससे अधिक होता था, इससे अधिक होता था, है ना। मतलब जो घरेलू व्यापार था वो स्थल मार्ग से अधिक होता था, विदेश व्यापार जो होगा वो जल मार्ग से अधिक होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम और आगे की बात करें कि मुद्रा क्या व्यापार का माध्यम क्या था। तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। मुद्रा प्रचलन में तो थी, मुद्रा प्रचलन में तो थी, परंतु मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। परंतु मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। ठीक है, व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय ही था, क्योंकि मुद्रा प्रचलन में तो थी, परंतु मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। मतलब इस बात का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी हमारे पास जो मुद्रा होती है ना, उसके ऊपर एक निश्चित मान अंकित होता है। जैसे 10 रुपये का नोट है तो उसके ऊपर गवर्नर स्पष्ट लिखता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे सिग्नेचर भी करता है। मतलब वो कागज का जो टुकड़ा है वो उसकी कीमत तो 1-1.5 रुपये की समथिंग होती है ना, वास्तविक कीमत, मगर उसके ऊपर मुद्रा का मूल्य तय कर दिया कि ये 10 रुपये में चलेगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। यहाँ पे जितने कीमत की वो मुद्रा है, यानी कि जिस धातु की बनी है या कागज की बनी है, किसकी भी बनी हो, जितने रुपए का खर्चा उस मुद्रा पे आया था उतने ही रुपए में वो मुद्रा चला करती थी, है ना। ये होता था। ये एक तरीके से वस्तु विनिमय हुआ फिर, है ना। जैसे मेरे पास चांदी का कोई टुकड़ा है और आपके पास सोने का कोई टुकड़ा है ना। तो आपके सोने का टुकड़े का जो मूल्य है वो मान लो 100 ग्राम का जितना मूल्य है उतना मेरी 1 किलो की चांदी का मूल्य है। तो उस जमाने में लोग 100 ग्राम का टुकड़ा लेकर 1 किलो चांदी दे देते थे, है ना। तो ये क्या हुआ, वस्तु विनिमय हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। अब वहां पे सिक्के भी बनाते थे ना, तो सिक्के होते थे यहाँ पे ना, मुद्रा मिलेगी। जैसे सोने का होता था निष्क, है ना, चांदी का पण धरण कारषापण रूपे रूप, ये चांदी की मुद्रा थी, है ना। तांबे के भी थे, काकणी है, माशक है, लेकिन इनके ऊपर ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता था कि ये 10 रुपए की है, कि ये 5 रुपए की है, कि ये 1 रुपए की है ना। इनके ऊपर क्या होता था, बस ये बना दिए जाते थे और इनके जो भार होते थे ना, भार के आधार पे बस उनका मान तय होता था कि इसमें धातु कितनी इस्तेमाल की गई है, उस धातु के हिसाब से, मतलब कितनी और कौन सी के आधार पर उसका मूल्य तय होता था, बस, है ना।
जैसे 1 किलो धातु है और वो सोना है तो बहुत महंगी होगी, सोना तो बहुत महंगा होता है ना, इसलिए ये बात थी, है ना। तो फिर वस्तु विनिमय क्या होता है, जैसे गांव में आज भी क्या होता है ना कि जैसे सब्जी बेचने वाला आता है तो हम अनाज के बदले सब्जी ले लेते हैं, है ना। या कई बार ये गन्ने बेचने वाले होते हैं ना, गाँव में जाते हैं कि आप प्लास्टिक दे दो उनको, वो आपको गन्ना दे देंगे, है ना। लोहा दे दो तो गन्ना दे देंगे, आप आपकी रद्दी बेच दो, कागज वगैरह, है ना, जो भी हमारे रफ वगैरह जो फटे पुराने जो किताबें होती हैं उनको दे दो तो भी वो आपको दे देंगे, है ना। तो ये क्या है, वस्तु विनिमय है, हमने वस्तु दी और वस्तु ले ली, है ना, ये होता था वस्तु विनिमय में। और उस जमाने में यही था, क्यों, क्योंकि मुद्रा का मूल्य तय नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी घरेलू व्यापार की। अब घरेलू व्यापार में आखिर जो मार्ग कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि स्थल मार्ग से ये होता था ना। तो मार्ग की मैं बात करूं तो एक तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ये 2 मार्ग बड़े जबरदस्त तरीके से प्रचलन में उस जमाने में हुआ करते थे। उत्तरापथ और दक्षिणापथ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत है ना, इस प्रकार का दक्षिणी भारत है। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले गया, यहाँ तक ही रख लेते हैं इसको। ये हमारा दक्षिणी भारत है, ठीक है। अब यहाँ से जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है बंगाल में, ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति से प्रारंभ होता हुआ और एक ये यहाँ तक जाता था, ठीक है, ये जाता था पुष्कलावती गांधार तक, है ना, सॉरी, पुष्कलावती गांधार तक जाता था, तक्षशिला में पुष्कलावती तक जाता था, पुष्कलावती, है ना, पुष्कलावती ये कहाँ पड़ता है, गांधार में, यहाँ तक जाता था। तो ये जो मार्ग था ये कहलाता था उत्तरापथ, है ना, क्या कहलाता था, उत्तरापथ कहलाता था। इसको जीटी रोड भी नाम दिया अंग्रेजों ने, ऑकलैंड ने जो है इसको जीटी रोड भी नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने भी इसकी जो है मरम्मत करवाई थी, जीटी रोड अंग्रेजों ने नाम दिया था। ये नाम किसने दिया, अंग्रेजों ने नाम दिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने नाम दिया। ये तो था उत्तरापथ, ठीक है। और एक था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ हमारे यहाँ से श्रावस्ती है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे श्रावस्ती है, तो यहाँ से प्रारंभ होते हुए वो चलता था, कुछ इस प्रकार से चलता था, ऐसे चलते 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 यहाँ रुकता था प्रतिष्ठान में जाके, ठीक है। ये क्या है, प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान है, ठीक है, यहाँ तक जाता था ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख मार्ग थे। ये कौन सा मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये वाला मार्ग, ये है हमारा दक्षिणापथ, है ना, दक्षिणापथ है, ठीक है, दक्षिणापथ है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख मार्ग थे। और इसमें जो है हस्तिनापुर है ना, लाहौर है, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये इस नगर में आते थे। जो गंगा घाटी के जो प्रमुख नगर थे वो उत्तरापथ के इर्द गिर्द ही बसे हुए थे, है ना। और ये जो दक्षिणापथ है इसमें बहुत सारे स्थान थे। जैसे मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूँ उत्तरापथ में, तो यहाँ पे था अयोध्या, है ना, ये क्या था, अयोध्या था, ठीक है, अयोध्या। और ये जो स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये है श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती एक तरीके से दोनों ही, ये इस रोड पे के किनारे भी था और इस रोड की शुरुआत तो इसी से होती थी, है ना। अयोध्या हो गया, है ना, और यहाँ पे जो है एक तरीके से ये हो गया प्रयाग, है ना, अयोध्या प्रयाग, ये यहाँ पे हो गया विदिशा, विदिशा, ठीक है, अयोध्या प्रयाग विदिशा। विदिशा से नीचे हम जाएंगे तो हमारा आ जाएगा उज्जैन आ जाएगा, है ना, उज्जैन आ जाएगा, फिर महिष्मती आ जाएगा, उज्जैन, महिष्मती और प्रतिष्ठान, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं उज्जैन, है ना, उज्जैन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा महिष्मती, महिष्मती। उज्जैनी की राजधानी हुआ करती थी ना महिष्मती, आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, है ना। उत्तरी तो अवंती और दक्षिणी, अवंती की
अवंती की राजधानी दो हुआ करती थी, उत्तरी अवंती की तो उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, है ना। महिष्मती साम्राज्य, आपको पता होगा बाहुबली फिल्म में जो लड़ाई होती है वो महिष्मती साम्राज्य को लेकर होती है, ये महिष्मती वही है ना। और इस प्रकार का मामला था यहाँ पे, ठीक है। और ये तो मैंने थोड़ा सा क्या सही ढंग से बना नहीं है। यहाँ पे एक बंदरगाह हुआ करता था ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, और ताम्रलिप्ति से उज्जैन का एक रास्ता जाता था, है ना। ये जो रास्ता है ये यहाँ पे आएगा उज्जैन, थोड़ा सा मतलब नक्शा मीटर में नहीं है ना, आप थोड़ा सा इसको समझ जाना बस। एक यहाँ पे हुआ करता था पाटलिपुत्र, ये यहाँ पे पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र प्रयाग से जुड़ा हुआ था, ये छोटी सड़क से, है ना, छोटी सड़क से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे था भृगु कच्छ, ये क्या था, भृगु कच्छ, है ना। भृगु कच्छ जो था वो भृगु कच्छ जो था वो हमारे उज्जैन से जुड़ा हुआ था, है ना। भृगु कच्छ उज्जैन से सीधा जुड़ा हुआ था। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे मार्गों को लेकर थी, ठीक है। ये आप समझ ही गए होंगे। ये भृगु कच्छ जो है उज्जैन से जुड़ा हुआ था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उज्जैन थोड़ा वैसे ऊपर आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर दिया, ये ऐसे था, ठीक है। और एक रास्ता यहाँ से यहाँ उज्जैन, और उज्जैन से होता हुआ यहाँ पे मथुरा तक जाता था, मथुरा, और मथुरा से फिर राजपुतानी में भी जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना अपने स्तर पे। और मैं उत्तरापथ के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ, उत्तरापथ के बारे में, ठीक है। उत्तरापथ जो था ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन बड़ा ही प्राचीन भारत का, या सॉरी उत्तर भारत, मैंने दक्षिण भारत क्या बोल दिया, उत्तर भारत का और प्राचीन समय का, है ना, प्राचीन काल का और उत्तर भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्ग उत्तरापथ हुआ करता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दक्षिणी भारत का प्राचीन काल का प्रमुख मार्ग दक्षिणापथ था, है ना, ये बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और उत्तरापथ के रास्ते पे कौन कौन आते थे, इसके रास्ते पे आते थे जैसे लाहौर है ना, हस्तिनापुर है, कौशाम्बी, श्रावस्ती और राजगृह वगैरह वगैरह ये आते थे। और इस मार्ग को माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का यह मार्ग है, ठीक है, ये बात हम करेंगे। तो देखो, एक तो इसका शुरुआत होती है ताम्रलिप्ति से और पुष्कलावती गांधार तक ये जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुष्कलावती, पुष्कलावती से ताम्रलिप्ति तक, ताम्रलिप्ति तक उत्तरापथ, उत्तरापथ, उत्तरापथ जाता था, जाता था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसका नाम, अंग्रेजों ने इसका नाम जीटी रोड रखा, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, जीटी रोड, ऑकलैंड ने दिया था ये नाम, ऑकलैंड ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था, करीब 1839 की बात है, करीब बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, आप चेक कर लेना। और ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सही है, जीटी रोड नाम दिया था, इसका नाम जीटी रोड दिया था, दिया था। सिरसा सूरी ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था, सिरसा सूरी में पढ़ेंगे, है ना। सिरसा सूरी का भी नाम आप ध्यान रखना, सिरसा सूरी, ठीक है, सिरसा सूरी ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ध्यान रखना। और बड़ी बात यह है कि यह है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है, के समय का माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। इस पर शहर कौन कौन से बसे हैं, इस पर जैसे एक तो है लाहौर, है ना, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, राजगृह, ठीक है, श्रावस्ती, राजगृह, कौशाम्बी, कौशाम्बी कहें, प्रयाग कहें, और गंगा घाटी के अधिकांश शहर, है ना, गंगा घाटी के शहर इस पर अवस्थित थे, है ना, इस पर के शहर
अवस्थित थे, अवस्थित थे, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा उत्तरापथ। मैं दक्षिणापथ की बात यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, दक्षिणापथ की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। दक्षिणापथ, सॉरी, दक्षिणापथ जो था श्रावस्ती से, सॉरी, प्रतिष्ठान तक जाता था ना, यह श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था, ठीक है। इस पर देखो अयोध्या ना, अयोध्या, प्रयाग, विदिशा, है ना, विदिशा और उज्जैन, उज्जैन, महिष्मती, महिष्मती प्रतिष्ठान, शहर थे, शहर अवस्थित थे, है ना, अवस्थित थे। ये कुछ छोटी सड़कें भी थी, है ना, ये मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप ध्यान रखना। एक छोटा रास्ता, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। ये दो रास्ते तो ये हो गए हमारे, है ना। एक रास्ता मैं यहाँ पे 1 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ। तीसरे रास्ते के रूप में मैं बता देता हूँ आपको कि प्रयाग से पाटलिपुत्र, ये क्या है, पाटलिपुत्र, ध्यान रखना ना, पाटलिपुत्र, ठीक है। प्रयाग से पाटलिपुत्र तक एक छोटा रास्ता था, है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयाग से पाटलिपुत्र तक छोटी सड़क जाती थी, छोटी सड़क जाती थी, ठीक है। ऐसी ही सड़क भृगुकच्छ से उज्जैन तक थी, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसी ही सड़क भृगुकच्छ से उज्जैनी तक थी, है ना। यही सड़क जो थी आगे मथुरा, और मथुरा से राजपुताने तक भी जाती थी, है ना, मथुरा, मथुरा से राजपुताना, राजपुताना तक भी जाती थी, मथुरा से राजपुताना तक भी जाती थी। सॉरी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आप इसको बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। आप इसको उतारें, स्क्रीनशॉट लें इसका जो भी है। और अब हम जो है आगे की बात करते हैं। घरेलू व्यापार में हमने मार्गों की बात जो है यहाँ पर कर ली है, ठीक है। और आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा देता हूँ, और आगे हम मुद्रा व्यवस्था देख लेते हैं, इनकी मुद्रा प्रणाली कैसी थी, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको बढ़िया से समझ में तो आ रहा होगा, दरअसल काफ़ी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यदि पूर्ण तन्मयता के साथ पढ़ेंगे ना, गौर से सुनेंगे ना, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और तथ्य भी बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएंगे, है ना, किसी प्रकार का तथ्य नहीं छूटेगा। और मैं काफ़ी गहराई में आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको जो है क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, है ना, आप यदि रुचि के साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। मुद्रा प्रणाली की बात कर लेते हैं। मुद्रा प्रणाली, ठीक है। देखो, मुद्रा प्रणाली तो थी, लेकिन मुद्रा का मूल्य तय नहीं था। और क्या मामला था मुद्रा के मूल्य का, वो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। देखो, मुद्रा 2 प्रकार की थी, है ना। एक तो थी जो है यहाँ पर राजकीय मुद्रा, और दूसरी थी निजी मुद्रा, ठीक है। राजकीय मुद्रा को कोष प्रवेश्य कहा जाता था, वहीं निजी मुद्रा को व्यावहारिक कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? व्यावहारिक। ध्यान रखना, व्यावहारिक एक न्यायाधीश भी होता था, जो कि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, है ना। अब दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, ये मेरा आपसे प्रश्न है।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी लोग बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। एक ही व्यक्ति का कमेंट आता है मेरे कहने पर, जो कंटिन्यू करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सर्वाधिक सवाल भी पूछे हैं और सर्वाधिक कमेंट भी किए हैं। ठीक है, अन्य लोग भी करें। और अन्य सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग क्लासों को डाउनलोड करके ना देखें, कृपया करके मेरे पे थोड़ी सी मेहरबानी करें और ऑनलाइन मोड पे ही अपनी क्लासों को देखें, ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो थोड़ा बढ़ सके, है ना। चलो, आपकी मर्जी, मैंने मेरी गुहार लगा दी है। ठीक है, देखो, एक तो मुद्रा दो प्रकार की होती थी। एक तो होती थी कोष प्रवेश्य, है ना, कोष प्रवेश्य, ये राज्य की मुद्रा थी। और एक मुद्रा कैसी थी, एक मुद्रा थी व्यावहारिक, व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक जो थी ये निजी मुद्रा थी। ये कैसी मुद्रा थी, निजी मुद्रा थी। ठीक है, तो देखो, कोष प्रवेश जो थी यह है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यह राजकीय मुद्रा थी, यह राजकीय मुद्रा थी। ठीक है, यह राजकीय मुद्रा थी, इसको हर कोई नहीं बनवा सकता था ना। और जो कर के रूप में दी जाती थी, कर के रूप में इसी मुद्रा को मान्यता प्राप्त थी, है ना। कर के रूप में मैं आप लिख सकता हूं, कर के रूप में इसी मुद्रा को मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, इसके तीन भाग थे, इसके तीन भाग थे, है ना। कोष प्रवेश के तीन भाग कौन कौन से थे। एक तो थी सोने की मुद्रा, है ना, सोने की, है ना, मुद्रा। ठीक है, एक थी हमारे चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा, और एक थी ताम्र की मुद्रा। ठीक है, ताम्र की मुद्रा। ठीक है, इस प्रकार से तीन प्रकार की मुद्रा थी। अब इसमें देखो, सोने की, एक तो सोने का सिक्का होता था और एक निष्क होता था, है ना। मैं जो है रेड कलर की पेन से लिख देता हूँ। इसमें एक तो होता था सोने का सिक्का और एक निष्क होता था, निष्क। सोने का सिक्का ही था, निष्क, है ना, कोई भेद नहीं है इसमें। ठीक है, निष्क। ठीक है, चांदी की मुद्रा, इसको मैं जो है ब्लैक पेन से लिखना चाहूंगा। चांदी की मुद्रा में देखो आती थी पण, एक आती थी धरण, एक आती थी कारसापण, कारसापण। ठीक है, और एक आती थी रुपये रूप। ठीक है, ये चार प्रकार की मुद्रा थी। बड़ा ही ये मोस्ट भाग है, ध्यान रखना, मोस्ट लगा देना इसको, मोस्ट लगा के, और जो है वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ताम्र की मुद्रा की बात करूं, ताम्र मुद्रा में जो है काकणी और माशक दो आते थे, काकणी और एक आता था माशक, काकणी और माशक दो आते थे। ठीक है, तो ये थी राजकीय मुद्रा, जिसके तीन भाग थे। तीन भाग में कौन कौन सी मुद्रा थी वो हमने यहाँ पर की। ठीक है, मौर्यकालीन मुद्रा हो गई। दूसरा, मैं व्यावहारिक मुद्रा की बात करूं, यह निजी मुद्रा होती थी, है ना, यह निजी, यह सॉरी, मेरे को तो अब निजी लिखना नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे निजी की जगह व्यक्तिगत मुद्रा बोल दे सकता, सॉरी, अब लिख दूंगा। चलो, यह निजी मुद्रा होती थी जिसे कोई भी व्यक्ति धातु ले जाकर टकसाल से बनवा सकता था, टकसाल से बनवा सकता था। ठीक है,
मतलब कोई भी व्यक्ति धातु ले जाकर और टकसाल में और इस प्रकार की मुद्रा बनवा सकता था, व्यावहारिक मुद्रा, जिसके लिए बस इसको शुल्क देना पड़ता था। दो प्रकार का शुल्क देना पड़ता था, एक तो परीक्षण शुल्क देना पड़ता था और एक रूपी कम शुल्क देना पड़ता था, ठीक है, बनवा सकता था। इसके बदले उसे शुल्क देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। शुल्क दो प्रकार का था, एक तो रूपी कम शुल्क है ना, एक तो होता था रूपी कम शुल्क और एक होता था परीक्षण शुल्क, ठीक है। एक क्या होता था, परीक्षण शुल्क होता था, ठीक है, रूपी कम शुल्क और परीक्षण शुल्क ये होता था, ठीक है। तो ये आप उतारें विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ये पोर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है इधर वाला, है ना। यहाँ से कई बार अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, मौर्यकालीन मुद्रा दो प्रकार की थी। एक राजकीय मुद्रा जो कि कोश प्रवेश्य के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। राजकोषीय मुद्रा को कोष प्रवेश्य के नाम से जानी जाती थी, जो कि 3 प्रकार की होती थी। सोने की, जिसमें सोने का सिक्का निष्क आता था, और चांदी की जो होती थी उसमें धरणपण, कारसापण और रुपये रूप आता था। और तीसरे प्रकार की मुद्रा ताम्र की होती थी, जिसमें काकणी व माशक आते थे। वहीं जो निजी मुद्रा होती थी वो व्यावहारिक कहलाती थी। उसको कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से धातु ले जाकर और टकसाल में उसको बनवा सकता था, कितनी भी बनवा सकता था। उसके बदले उसको जो है कर देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था, जिसको रूप कम शुल्क और परीक्षण शुल्क, दो प्रकार के शुल्क देने पड़ते थे, ठीक है। पण के बारे में कुछ लिखाना चाहूंगा। पण जो थी ये सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, पण, है ना। यहाँ पे आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पण के बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ पण के बारे में, ठीक है। पण जो थी, पण के बारे में लिखूं, पण क्या थी, पण, है ना, सॉरी, पण के बारे में कुछ एक बातें हैं। सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि वजन, इसका वजन कितना था, वजन था इसका 3.1/2 ग्राम, है ना, या 5.6 ग्रेन, या 5.6 ग्रेन था। तीसरी बात, अंकन क्या था इस पर अंकन मिलता था एक तो मयूर का, मयूर अर्धचंद्र, है ना, मयूर अर्धचंद्र, और इसके अलावा इस पे वृक्ष का, है ना, मयूर अर्धचंद्र वृक्ष, और जो है इनका अंकन होता था इस पे, है ना, मयूर अर्धचंद्र वृक्ष, इनका अंकन होता था पण के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अन्य जो मुद्राएं थी वो तो केवल नाम मात्र की थी। पण जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण मुद्रा होती थी, ठीक है। और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष होता था, वो मैंने आपको पहले करवाया भी है, ठीक है। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था, वो मैंने आपको करवाया 26 अध्यक्षों में, है ना। पण जो मुद्रा होती थी ना, इसके कुछ भाग भी मिलते हैं हमको, जैसे अर्धपण है, पादपण है ना, अर्धपण, पादपण, और इस प्रकार से भाग मिलते हैं। एक भाग और मिलता है अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण, ये 3 प्रकार और मिलते हैं पण के, वो भी आप याद रखें, क्योंकि पण बड़ी महत्वपूर्ण मुद्रा है ना। भाग, इसके भाग जो माने जाते हैं वो ये माने जाते हैं अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण, अष्टभागपण, ठीक है, ये भाग माने जाते हैं, ठीक है, अष्टभागपण, ठीक है। अर्धपण, पादपण, अष्टभागपण, ये पण के भाग माने जाते हैं। अब मैं कुछ अधिकारियों के नाम लिखना चाहूंगा, अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, ये तो लगभग भर चुका है, आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखो कुछ एक अधिकारियों की मैं बात करना चाहूँ। जैसे मैं बताऊँ, लक्षणाध्यक्ष जो होता था वो तो टकसाल का अध्यक्ष होता ही था। इसके अलावा एक रूप दर्शक होता था जो कि मुद्रा का परीक्षण करता था, है ना।
एक कूट रूपक होता था जो कि जाली मुद्रा बनाता था, कूट रूपक है ना। एक बिंब कंटक होता था जो मुद्रा के ऊपर चिन्ह बनाता था, है ना, बिंब कंटक मुद्रा के ऊपर चिन्ह बनाता था। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये कई अधिकारी यहाँ पर हुआ करते थे। इसके अलावा जो है हाँ, प्रमुख प्रमुख अधिकारी यही थे, है ना। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। मुद्रा प्रणाली पढ़ रहे हैं, मुद्रा प्रणाली में हम अधिकारियों के नाम लिख देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलो ये मैंने मिटा दिया। पर्ण को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, है ना। और चांदी की कौन सी थी, सोने की कौन सी थी, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तांबे की कौन सी थी, है ना, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ लक्षणाध्यक्ष, ये मैं वैसे लिखा चुका हूँ। लक्षणाध्यक्ष कौन होता था, टकसाल का अध्यक्ष होता था, है ना। टकसाल का अध्यक्ष जो होता था वो होता था, कौन सी श्रेणी का अमात्य था ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और इसमें एक होता था रूप दर्शक। रूप दर्शक जो होता था वो मुद्रा का परीक्षण करता था, है ना। क्या करता था, मुद्रा का परीक्षण करता था, है ना। रूप दर्शक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूँ उन्हें पूरे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बड़े ही महत्वपूर्ण है ना। रूप दर्शक मुद्रा का परीक्षण करता था। इसके अलावा जो है एक सौकर्णिक और होता था, सौकर्णिक। सौकर्णिक जो होता था वो एक उप अधिकारी था, है ना, उप अधिकारी था, उप अधिकारी था। ठीक है, उप अधिकारी था। इसके अलावा जो है कूट रूपक जो था, कूट रूपक जो था, कूट रूपक कूट रूपक जाली प्रकार की मुद्रा बनाता था, जाली प्रकार की मुद्रा बनाता था। कूट रूपक जो है जाली प्रकार की मुद्रा बनाता था। इसके अलावा जो है कूट रूपक हो गया बिंब कंटक, है ना। बिंब कंटक जो था ये मुद्रा के ऊपर निशान बनाता था, है ना। मुद्रा पर निशान या चिन्ह, निशान या चिन्ह बनाता था। ठीक है, निशान या चिन्ह बनाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लक्षणाध्यक्ष, रूप दर्शक, सौकर्णिक, है ना, और सौकर्णिक और रूप कूट रूपक बिंब कंटक, है ना, बिंब कंटक। ये वर्णिक है ना, सौकर्णिक क्या सौवर्णिक है ये ना, सौवर्णिक है, रूप कंटक है और रूप कूट रूपक है और बिंब कंटक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे सारे आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं, और 2 4 5 बार पढ़ोगे ना तो ठीक से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना विद्यार्थियों। और अब हम बात करते हैं, ये घरेलू व्यापार तो हमारा यहाँ पे पूरा होता है, लगभग बात कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे हम, है ना। घरेलू व्यापार हमारा पूरा होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक नहीं है, छोटा सा ही मामला है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेश व्यापार की बात करूं मैं, है ना, तो इसमें जो है एक हम देखते हैं कि किसके साथ होता था, है ना, किसके साथ होता था, किसके साथ मतलब कौन कौन से देश थे वो देखेंगे। मार्ग देख लेते हैं, और एक हम देख लेंगे कि किसका होता था, है ना, किसका व्यापार, किसका मतलब आयात निर्यात देखेंगे हम इसमें, आयात किसका होता था और निर्यात किसका होता था, है ना। आयात निर्यात की बात इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो किसके साथ होता था, तो हम बात करें मध्य एशिया,
फारस, यूनान और इनके साथ में होता था, है ना। मध्य एशिया है, फारस है, यूनान है, इसके साथ में जो है ये व्यापार होता था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, हाथ दर्द कर रहा है, क्या करें। दरअसल मिटाने में और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है यहाँ पे, है ना। डस्टर को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। मैं लिखता अधिक हूँ तो चिपक जाता है बस डस्टर के, तुरंत ख़राब, कई डस्टर ख़राब हो गए, लेकिन क्या करें, अब चलाना ही पड़ेगा ऐसे ही काम। तो देखो किसके साथ होता था, तो एक तो मैं बात करूँ यहाँ पे मध्य एशिया, मध्य एशिया के साथ होता था ना। इसमें मध्य एशिया में जो है कुवैत है, अदन की खाड़ी है ना, वो आते थे ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुवैत, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, है ना, इनके साथ होता था मध्य एशिया, कोमा फारस, है ना, सीरिया, यूनान के साथ, ठीक है, के साथ होता था। मार्गों की हम बात करेंगे और किसके साथ होता था उसकी बात करेंगे। मैं इसमें और थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो एरियन है वो कहते हैं कि जो यूनान के लोग हैं वो यहाँ मोती बेचने जाते हैं ना, यहाँ यूनान से आते थे मोती बेचने, है ना, सॉरी, मोती तो भारत बेचता था दरअसल। हाँ, भारत के लोग जो थे वो मोती बेचने यूनान जाते थे, है ना। मतलब यूनान के साथ और इनका संबंध था, व्यापारिक संबंध था, ऐसा हमको एरियन बताता है, ठीक है। जिसमें खासकर मोती का जो है भारत निर्यात करता था यूनान को, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एरियन कहता है, ऐसी बात हमको कौन कहता है, एरियन कहता है। और हम यहाँ पे देखेंगे पूरे, है ना, कि कौन सी चीज़ का निर्यात कहाँ होता था और कहाँ से आयात होता था ना, वो बात हम यहाँ पे देखेंगे। तो किसके साथ में हम यही लिखेंगे, एरियन वाली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एरियन क्या कह रहा है, एरियन, एरियन जो है वो ये कह रहा है कि यूनान के साथ, यूनान के साथ मोती का व्यापार होता था, मोती का व्यापार होता था, होता था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यूनान के साथ, है ना। एरियन लिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैं बात करूं मार्ग की यहाँ पे, है ना, मार्ग की मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों, मार्ग की बात करें, मार्ग हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मार्ग में मैं बताऊं तो जल व स्थल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था, मगर जल मार्ग से अधिक होता था, है ना। जल व स्थल दोनों मार्गों से ही, दोनों मार्गों से ही व्यापार होता था, मगर स्थल मार्ग से कम होता था, मगर जल मार्ग से अधिक होता था, मगर जल मार्ग से अधिक होता था, मगर जल मार्ग से अधिक होता था, ठीक है। तो जल मार्ग से अधिक होता था, तो कुछ जो हमको व्यापारिक पत्तन बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाहों की मैं बात करूं, प्रमुख बंदरगाह जो थे, प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह में हमारे कई बंदरगाह थे, जैसे एक तो हमने अभी लिखे भृगु कच्छ बंदरगाह था, है ना, भृगु कच्छ बंदरगाह। भृगु कच्छ बंदरगाह से जो है मोतियों का और सीपियों का व्यापार होता था, ठीक है। मोतियों का, सॉरी, सीपियों का और हाथी दांत का व्यापार यहाँ से मुख्य रूप से होता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। भृगु कच्छ से किसका होता था व्यापार, हाथी दांत और सीपियों का, है ना, हाथी दांत और एक है सीपी, ये भी पानी में ही जो है होती हैं। भृगु कच्छ एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके अलावा सोपारा, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भृगु कच्छ कहाँ पड़ता है,
गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना। इसके अलावा बारबेकिन एक बंदरगाह है, बारबेकिन सिंध प्रदेश में पड़ता था, बारबेकिन है ना, सिंध प्रदेश में, ठीक है। तो ये 3 बंदरगाह प्रमुख थे। इसके अलावा ताम्रलिप्ति भी था बंगाल में, ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति बंगाल वाला, ठीक है, ताम्रलिप्ति जो है बंगाल वाला, ये प्रमुख बंदरगाह थे जहां से व्यापार होता था, ठीक है। कौटिल्य जो है हमको 3 प्रकार के जलीय मार्ग बताते हैं, जिसमें एक श्याणपथ आता है ना, श्याणपथ आता है जो कि जो समुद्र में काफी गहराई तक जो जाते थे मार्ग, वो होते थे श्याणपथ। इसके अलावा एक कुलपथ आता था जो कि समुद्र के किनारे जो समांतर मार्ग होता था वो होता था, और एक था नदीपथ, है ना, नदीपथ मतलब जो नदी के जो समुद्र तक जाने वाले जो मार्ग होते थे वो नदी मार्ग होते थे, है ना, वो नदीपथ कहलाते थे। मतलब कौटिल्य ने नदीपथ कहा है उनको, है ना। तो वो वाली बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि कौटिल्य ने 3 प्रकार के जल मार्गों का उल्लेख किया है, जल मार्गों का उल्लेख किया है ना। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा श्याणपथ, है ना, श्याणपथ। श्याणपथ में क्या आता था, जो गहरे समुद्री मार्ग थे वो श्याणपथ में आते थे, है ना, गहरे समुद्री मार्ग, गहरे समुद्री मार्ग जो होते थे ये आते थे श्याणपथ में। दूसरे नंबर पे था हमारा जो है श्याणपथ, एक था नदीपथ, और एक क्या था अभी तो बोला था श्याणपथ, कुलपथ और नदीपथ, है ना, कुलपथ और था एक, है ना, कुलपथ, ठीक है, और एक क्या था, नदीपथ था। श्याणपथ, कुलपथ और नदीपथ। कुलपथ में आता था जो कुलपथ में जो आता था वो आता था समुद्र के किनारे समांतर जो चलता था मार्ग वो, है ना, समुद्र के किनारे समांतर मार्ग, ठीक है, समुद्र के किनारे समानांतर मार्ग, समुद्र के किनारे समानांतर मार्ग जो था वो कुलपथ था। नदीपथ जो था वो नदी से नदी का समुद्र में मार्ग था ना, नदी का समुद्र में जो मार्ग था वो नदीपथ था ना। नदीपथ नाम से ही जो है यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है। तो नदियों के जो मार्ग थे समुद्र में वो नदीपथ थे। इस प्रकार से ये मार्ग आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार श्याणपथ और कुलपथ पूछा जा सकता है, नदीपथ के चांसेस कम हैं, ठीक है। इतिहास में दरअसल ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो जिनका इस नाम से और इस शब्द से कोई अर्थ ना निकल ले, है ना। जैसे नदीपथ का तो इससे सीधा अर्थ निकल रहा है, पूछा तो ये भी जा सकता है, जैसे ये तीनों ऑप्शन दे दिए ना, तो फिर विद्यार्थी कंफ्यूज में हो जाएगा कि ये करें या ये करें, लेकिन फिर भी आंसर इसमें निकलने की संभावना ये रहती है कि विद्यार्थी इसकी ओर ज्यादा जाएंगे, ठीक है। लेकिन श्याणपथ आ गया और ये दे दिया ऑप्शन में, तो फिर विद्यार्थियों की हालत खराब हो जाएगी, है ना। जिसने पढ़ रखा है, बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, वही कर पाएगा कि श्याणपथ क्या है, कि गहरे समुद्री मार्ग है ना। देखो मैं खूब पढ़ के आता हूँ, बढ़िया तैयारी करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या शब्द था, अचानक से निकल जाता है। जो जैसे मैंने पहले बोला, कुलपथ को अभी बोला और बीच में निकल गया, है ना। तो फिर ये होता है, जब तक हम गहराई से नहीं पढ़ते ना तो फिर हालत खराब हो जाती है एग्जाम में, खासकर एग्जाम में तो एक अलग प्रेशर होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो इनको आप बढ़िया तरीके से उतारें, और मैंने ये मार्गों की बात कर ली है। अब हम ये किसका आयात होता था, आयात और निर्यात की बात कर लेते हैं कि किसका निर्यात होता था, किसका आयात होता था। तो मैं बताऊं, जैसे आयात की मैं बात करूं, आयात किसका होता था, तो भारत जो है सोने का, चांदी का, है ना, और जो मीठी शराब होती थी उसका भी आयात ये लोग करते थे,
ठीक है। मीठी शराब का भी आयात करते थे। बड़े ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आयात को यहाँ पे ही दर्शा देता हूँ, है ना। आयात की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो, आयात में एक तो हो गया सोना, एक हो गया चांदी, एक हो गई मीठी शराब। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ आभूषण भी मंगवा लेते थे, आभूषण, और कुछ मंगवा लेते थे ये कुछ कीमती वस्त्र। इनका ये लोग आयात करते थे, है ना। ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे। और आयात कहाँ से होता था? आयात में मैं बताऊं तो जैसे ये लोग चमड़ा मंगवाते थे नेपाल से, है ना। चमड़ा कहाँ से मंगवाते थे? नेपाल से मंगवाते थे। ठीक है। कार्दमक मोती ईरान से मंगवाते थे, और मोती ईरान से मंगवाते थे, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और रेशम मंगवाते थे चीन से, है ना। इस प्रकार का आयात होता था। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे मैं सबसे पहले रेशम की बात करूँ, रेशम चीन से, है ना। और मोती श्रीलंका से। मोती कहाँ से? श्रीलंका से। ठीक है, ये बात हो गई। आगे मैं यहाँ पे करूँ, चमड़ा नेपाल से, है ना। ये आयात की बात कर रहे हैं, निर्यात की नीचे करूंगा, है ना। चमड़ा नेपाल से। और जो है कार्दमक मोती, है ना। कार्दमक मोती जो था, कार्दमक मोती वो ईरान से, है ना। कार्दमक मोती ईरान से। इसके अलावा जो सुगंधित लकड़ी थी, है ना, सुगंधित लकड़ी वो हिमाचल वाले क्षेत्र से, और कुछ लकड़ी श्रीलंका से भी आती थी ना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सुगंधित लकड़ी। ठीक है, सुगंधित लकड़ी की मैं बात करूं तो ये हिमाचल और श्रीलंका। ठीक है, हिमाचल और श्रीलंका। असम वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल था, असम, है ना। ये बंगाल या उधर साइड वाला क्षेत्र, पूर्वी भारत से भी सुगंधित लकड़ी आती थी। ठीक है, तो ये देश हो गए जहां से निर्यात होता था। अब मैं आयात होता था। अब मैं निर्यात की बात कर लूँ कि निर्यात किन किन चीज़ों का होता था। निर्यात जो होता था वो किन किन चीज़ों का होता था। तो निर्यात में हम बात करेंगे विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से एक तो हाथी दांत का होता था, है ना। हाथी दांत का होता था। मोती का भी इसमें निर्यात होता था। मूंगा का होता था, है ना। मूंगा, मोती। कछुए का भी होता था, कछुए का, है ना। कछुए। वस्त्रों का भी होता था, वस्त्र, नील, है ना, रंग। ठीक है, वस्त्र, नील, रंग, कछुआ, मोती, मूंगा, है ना। इनका जो है निर्यात होता था। ठीक है, और निर्यात किसके साथ में होता था? निर्यात के लिए मैं बताऊं यहाँ पे, यूनान के साथ होता था। यूनान, मिस्र, है ना। यूनान, मिस्र, मतलब मिस्र अफ्रीका का देश है ये। और फारस, है ना। फारस, मध्य एशिया, इनके साथ में ही होता था। ठीक है, ये होता था निर्यात। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारे मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की बात मैंने की। इसमें हमने बढ़िया तरीके से पूरा इसको पढ़ लिया है, कहाँ का मतलब किसके साथ कौन सा व्यापार होता था, है ना। और मुद्रा क्या थी, मार्ग क्या थे, माध्यम क्या था, सारी बातें हमने कर ली है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कंसेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है। फैक्चुअल थोड़ा अधिक है ना, ये रट्टा मारनी पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।